हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मेनिया। तो आज हम 1 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले जो आज का कोटेशन है आप देख लीजिए। इस कोटेशन का इस्तेमाल आप डेमोक्रेसी के किसी भी टॉपिक में, या फिर आपका ऐसे का टॉपिक हो, या आपका कोई पॉलिटी का ही कोई क्वेश्चन हो मेंस में, तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक आपका जो है विंस्टन चर्चिल द्वारा लिखा गया था। इनका कहना है कि द बेस्ट आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज़ अ 5 मिनट कन्वर्सेशन विद द एवरेज वोटर। मतलब क्या है कि अगर आपको डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के अगेंस्ट में कोई भी आपका आर्गुमेंट जानना है, तो आप किसी भी एवरेज वोटर से अगर आप 5 मिनट आप वार्तालाप कर लीजिए, कन्वर्सेशन कर लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा। क्यों ऐसा कहा इन्होंने? क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा चुनी गई हो। तो देखिए, जो अब कोई भी पर्सन जब किसी को चुनता है तो उनके मन में कुछ एस्पिरेशंस होती है ना, कुछ उनकी आकांक्षाएं होती हैं कि इनको फुलफिल किया जाएगा। लेकिन जब वो फुलफिल नहीं किया जाता है तो फिर उनको मालूम चलता है कि हाँ, जिनको हमने चुना वो ठीक नहीं है, या फिर जो ये सिस्टम है चुनने वाला, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो भी आपकी कमियां हैं, वो मतलब कि जब उनकी फुलफिल नहीं होंगी तो वो बेहतर बता पाएंगे कि क्या क्या कमियां हैं फ्रेंड्स। तो ये हुआ आज का ये कोटेशन फ्रेंड्स। तो आइए जो कल के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और उनके आंसर जानने का हम लोग प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि इंस्पायर इंस्पायर से जुड़ा हुआ कौन सा जो एक स्कीम सरकार ने चलाई थी, वो किससे जुड़ी हुई है? तो अगर जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, स्कॉलर्स इन रिसर्च, स्कॉलरशिप इन रिसर्च, सॉरी, ये आपका ऑप्शन सही है। बाकी आपका ऑप्शन जो है क्या बोलते हैं फ्रेंड, गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका फ्रेंड कि इंडियन ओशन डाइपोल से जुड़ा हुआ कथन कुछ दिया हुआ, आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा इसमें गलत है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जो है बहुत पूछता है। इनकरेक्ट और करेक्ट आपको बहुत ही ध्यान देके उसको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है कि जो है ये आपका इरेगुलर ऑसिलेशन है ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन इंडियन, मतलब आपका इंडियन ओशन जो होता है वो सरफेस, सी सरफेस का टेम्परेचर होता है जब उसमें कुछ ऐसा इरेगुलर ऑसिलेशन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो ये आपका पहला स्टूडेंट जो है सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि जो आपका एक होता है पॉजिटिव इंडियन डाइपोल और एक होता है नेगेटिव इंडियन डाइपोल। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है इनका इसमें इनका कहना है कि जब आपका जो ईस्टर्न साइड है वो जो है ज़्यादा वार्म हो जाता है बजाय आपका जो वेस्टर्न इंडियन आपका ओशन होता है वो साइड। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ये जो आपका नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तब ये ऐसा होता है, और यही इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है। तो आपका जो दूसरा और तीसरा कथन है ये आपका बिल्कुल गलत है। तो जिससे आपका आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सी आंसर, क्योंकि उसने पूछा है कि क्या इनकरेक्ट जो है आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आइए जो आज का द हिंदू एडिटोरियल उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको हम बता दें कि हमने जो है 26 आपको मतलब 26 मई को हमने जो है एक आर्टिकल डिस्कस नहीं किया था, तो उसको आज हम डिस्कस करें, क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रेंड ज़्यादा नहीं है। तो पहला आर्टिकल क्या है फ्रेंड, इसको हम देख लेते हैं कि इट्स टाइम फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन इंडिया। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पहले क्या होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए फ्रेंड्स। तो आपका यूनिवर्सल क्या होता है बेसिक इनकम फ्रेंड्स, कि जब सरकार जो है कोई भी जब सरकार रेगुलर पेमेंट करती है लोगों को बिना किसी शर्त से और बिना किसी मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि सरकार जैसे मान लीजिए मनरेगा चला रही है तो वो काम लेके जो है आपको पैसे देती है। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको पीरियोडिक में मैनर में और एक रेगुलर मैनर में जो है कैश पेमेंट आपके अकाउंट में डिलीवर कर देगी बिना किसी शर्त के। ठीक है, उसको भी जानेंगे उसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए आर्टिकल क्या कह रहे हैं, आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि ये देखिए आपका पैंडेमिक के बाद जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को जो है मिल रहे हैं। तो देखिए इसके पहले भी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम जान लेते हैं पहले। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो भी आपकी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि क्या होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इन सबको हमने पहले डिस्कस किया है फ्रेंड। तो जब इन सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे डेली वर्क है, जो हमारा डेली जो हम लोग जैसा हम लोग लाइफ जीते हैं उनको आसान बनाते हैं, उनको चेंज करने एक नया आयाम दिए हैं ये टेक्नोलॉजी। तो जब इन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्रेंड्स। तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से देखिए क्या क्या हुआ है भी आर्टिकल हम देखेंगे फिर। तो इस टेक्नोलॉजी के आने से जो है देखिए जो एक कह सकते हैं कि जो एक ह्यूमन कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब कह सकते हैं कि जो
अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, जो कह सकते हैं कि जो लेबर का रिक्वायरमेंट है वो कम हुआ है, क्योंकि ये सब जो है आपका टेक्नोलॉजी पर करती हैं वर्क, और इसमें ह्यूमन लेबर का जो है काफ़ी मिनिमल जो है यूज़ होता है। अगर हम एग्जांपल तौर पे बात करते हैं, तो जो सिलिकॉन वैली है आपका यूएसए में, कैलिफोर्निया स्टेट है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसा कि जो आपके पूरे विश्व की 8 ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उसमें जो 5 है वो आपकी कैलिफोर्निया सिटी में है, और वहाँ पे उनका जो टर्नओवर पूरे मतलब कि उनका बिजनेस है वो $4 ट्रिलियन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वो कितने पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं, तो 1.2 मिलियन पर्सन को ही एम्प्लॉय करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बिजनेस हो, लेकिन इतने कम लोगों को आपको वो क्या कह सकते हैं कि एम्प्लॉय करें। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितना वहाँ पे कम जो है लेबर का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, और ये आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जो है देखने को मिला है। तो देखिए जो यूबीआई है आपका, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है भाई, देखिए जब आपका टेक्नोलॉजी आएगा तो उसमें हमने देखा कि लेबर का डिमांड जो है उसमें कम होता है, या फिर कह सकते हैं कि मिनिमल होता है फ्रेंड्स। तो उससे क्या होगा कि लेबर आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, तो सरकार जो है इसको आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जो है यूज़ कर सकती है लोगों को जो आपका मिस अनएम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए, और जो आपका पॉवर्टी पॉवर्टी एलिवेशन मतलब कि कह सकते हैं कि गरीबी को हटाने के लिए भी सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कंसेप्ट है, और भी कंट्रीज़ जो है इसका इस्तेमाल की, जैसे हम बात करते हैं कि केनिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, तो ये सब एज अ पायलट बेसिस पे अपने कंट्रीज़ में इसका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर रही हैं। और इंडिया में भी जो है 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें जो है ये मेंशन था, उन्होंने पूरा डिटेल में उसको मेंशन किया था। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमारा है आपका, जो जो मॉनेटरी आपके एक्सचेंज होते हैं पूरे विश्व में, उनको जो है मॉनिटर करता है, उन्होंने भी जो है इसको प्रपोज किया था फ्रेंड्स कि आपका एक क्वासी बेसिक इनकम स्कीम को जो है चलाने की आवश्यकता है पायलट बेसिस पर, ताकि जो है वही जो हमने बात किया कि एक गरीबी और एक भुखमरी को जो भी इससे जो है मिटाया जाए, ये इनका सलाह था मेनली। तो देखिए इसका कॉस्ट क्या होगा बनाते हैं, मतलब कि आपका जो आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही है, इसकी कॉस्ट क्या होगी फ्रेंड्स। तो देखिए इसका एज अ प्रेडिक्ट किया गया था कि 7,000 अगर 620 रुपये एज अ देती है सरकार, तो वो और 75% पॉपुलेशन को अगर देती है पूरे अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो वो 4.9% जो है जीडीपी का जो है आएगा। तो ये मिलने इसका जो है कॉस्ट बताया जा रहा है। तो देखिए पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया था, और अभी क्यों करना चाहिए, ये ऐसा हमने पहले देखा था कि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि पैंडेमिक के दौरान, या फिर जो है, या फिर इसको जब ख़त्म होता है पैंडेमिक उसके बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, पहले ऐसा जो नॉर्मल सिचुएशन थी, और बहुत सारी सब्सिडी स्कीम होती हैं फ्रेंड्स, और बहुत सारी ऐसे स्कीम जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम होती हैं, तो जिसमें सरकार उसको जो है चलाती है। तो अभी देखिए अगर उस इसको भी चलाएगी तो उनका काफ़ी फिजिकल डेफिसिट जो है हो जाएगा फ्रेंड, तो उसको बैलेंस करना जो है मुश्किल हो जाएगा, और फिर उनको एक उसके लिए कहते हैं पॉलिटिकल विल चाहिए। तो पहले जो है काफ़ी कम था, लेकिन इस समय जैसा हम जान रहे हैं कि लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है, माइग्रेंट्स को कभी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो अभी इस समय इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकती है सरकार। कंक्लूड करते हैं इस पूरे आर्टिकल को, कहते हैं कि 90% आपके जो इंडिया के वर्कफोर्स हैं वो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिनको क्या होते हैं ना तो मिनिमम वेज मिल रही है और ना तो कोई सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नेट उनके पास है। तो देखिए अभी सरकार को ये करने की आवश्यकता है, और ताकि अगर देखिए इसको सरकार करती है अनकंडीशनल लेवल पे, और उसको तभी जो एक कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, तभी जो है जो सरकार ने इतना बड़ा आपका 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया है उसमें फिर उससे फिर डिमांड भी जो है बूस्ट हो, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा तभी जो सरकार ऐसा सोच रही है उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएगी फ्रेंड्स। दूसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड, दूसरा आर्टिकल आपका छोटा सा आर्टिकल है इंडिया और चाइना का, हमने पहले भी बहुत सारे इससे आर्टिकल तमाम आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए सर इसमें कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना का जो मध्य आपका बाउंड्री इश्यूज होते हैं वो 4 एग्रीमेंट पे जो है बेस्ड होते हैं। पहला आपका क्या है, 1993 में सितंबर में साइन किया गया था, 1996 में नवंबर में साइन किया गया था, अप्रैल 2005 में किया गया था, और अक्टूबर 2013 में जो है ये 4 एग्रीमेंट मेनली जो है दोनों कंट्री के मध्य जो है हुए, और इन्हीं के बेसिस पे कोई भी बॉर्डर इशू होता है तो उसको सॉल्व किया जाता है। तो 1993 के एग्रीमेंट, तो उसमें कह रहे हैं कि इसी एग्रीमेंट, इनका कहना है कि इसी एग्रीमेंट में जो आपके प्रोविजन दिए हुए हैं वो काफ़ी वेग हैं, और इसी के चलते जो है जो आपका ये डिस्प्यूट होता है मतलब कि हर देखिए मतलब कि कई मीन्स आपको 2017 में 2013 में जो आपके इश्यूज़ हुए, और भी काफ़ी इशूज़ अभी अभी जो इश्यूज़ हुआ, तो इसी से जो एग्रीमेंट के जो क्लॉजेज हैं वो उससे काफ़ी राज हो। तो
पहली बात करते हैं जो आपका 1993 का एग्रीमेंट है, उसमें कहते हैं कि जैसा कि उसमें मेंशन है कि दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के क्या बोलते हैं, जो आपका एलएसी है, आपका जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस उन दोनों को जो है ऑब्जर्व करेंगे और उन दोनों के जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, और कोई भी एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को ओवरस्टेप नहीं करेगा। ये आपका 1993 में जो आपका एग्रीमेंट है उसमें मेंशन है। और 1993 आपका जो, अगर हम बात करते हैं 1993 और 1996 में, ये दोनों आपका मेंशन है कि कोई भी जो है अगर क्या बोलते हैं, अगर ये आपका बॉर्डर इशू तो उसको म्यूचुअली जो है सॉल्व किया जाएगा। तो ये मेनली जो है क्या कह सकते हैं कि आपका उसमें मेंशन है फ्रेंड्स। और फिर बात करते हैं जो आपका 1996 का एग्रीमेंट है, उसमें जो आर्टिकल 12 है उसमें कह रहे हैं, कि कोई भी ऐसा आपका एग्रीमेंट अगर जो है होता है मीन्स उसमें, तो वो जब भी मतलब दोनों के मध्य जब उसका क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा टॉप, मान लीजिए कोई भी एक दूसरे कंट्री को ओवर स्टेप कर रहा है, तो उसमें एक दूसरे के समझौते के बाद उसको रेटिफाई करने के बाद ही उसको लागू किया जाएगा। लेकिन वो कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये जो है उसमें मेंशन उन्होंने नहीं किया है। तो देख सकते हैं कितना वेग ये चीज़ें उसमें जो है दी गई हैं। और फिर आगे बात कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जो है जो आपका आर्टिकल 4 है, हाँ सॉरी, आपका पैरा 4 आर्टिकल 2 जो आपका 2013 का एग्रीमेंट था, अक्टूबर में हुआ था, उसमें ये कहते हैं कि दोनों आर्मीज जो है आपके, जो कोई भी नेचुरल आपका डिजास्टर होता है किसी उस एरिया में, या फिर ऐसा कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है, तो वहाँ पे दोनों दोनों आर्मी, चाइना और इंडिया के आर्मी आपस में मतलब कि एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे। लेकिन अभी देखा हमने किस तरह एक दूसरे को मतलब कि फिस्टिंग वगैरह, मतलब कि एक दूसरे को मतलब मारना और फिर मुठभेड़ होना, तो ये सब वहाँ पे आम है अभी इस समय। और जिस समय अभी देखिए पैंडेमिक फैला है उस समय भी, तो यहाँ देखिए अब कितना वॉयलेशन जो एग्रीमेंट के आर्टिकल्स हैं उनका भी होता है, आए दिन होता रहता है। तो ये मेनली इसमें कुछ आर्टिकल्स है फ्रेंड्स। तो अभी तो हम जान लेते हैं जो हम लोगों ने 26 जून को आर्टिकल छोड़ा था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, उसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है फ्रेंड्स, इसको पहले जान लेते हैं। तो ये मेनली बात कर रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है आपका पैंडमिक के बाद जो है वो काफ़ी चेंज हो सकता है। और इसमें दो आपके कह सकते हैं कि जो ये बता रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं वो जो है अराइज हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, डेटा और टेक्नोलॉजी, ये दो जो है मेनली बता रहे हैं। तो आपका ये डेटा और टेक्नोलॉजी से ये इशू बता रहे हैं, ये क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी अगर हम बात करते हैं कि डेटा और टेक्नोलॉजी, इन दोनों के माध्यम से जो है पूरी कंट्री अभी पैंडेमिक के दौरान डेटा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ये जो पैंडेमिक फैला हुआ है उसको इफेक्टिवली सॉल्व करने का काफ़ी प्रयास किए हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं पॉलिसी मेकर जो हमारे हेल्थ केयर रिसर्चर हैं उनके माध्यम से। तो देखिए लेकिन इससे जब का डेटा और टेक्नोलॉजी है इससे जुड़े हुए काफ़ी इश्यूज भी हैं। पहला क्या है फ्रेंड, पहला बता रहे हैं कि देखिए जैसा कि शुरुआत में ही जब आपका कोविड-19 जो है आया था, तो इसमें ये देखा गया था कि चाइना ने इसको जो है प्रॉपरली जो इसका डेटा था वो शेयर नहीं किया था डब्ल्यूएचओ से या फिर पूरे वर्ल्ड से, तभी जो है इसका जो ट्रांसमिशन पूरे विश्व में इतने लार्ज स्केल पे जो है फैला हुआ है फ्रेंड। दूसरा इशू क्या बता रहे हैं कि जो आपका, जैसा हम जानते हैं कि जो हमारे बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, जैसा आपका देखते हैं गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये सब अगर इसी टेक्नोलॉजी और डेटा के माध्यम से ही एक कमांडिंग पोजीशन में पूरे विश्व में है। पहले क्या होता, पहले यही आपके जो टेक जाइंट्स थी ये गवर्नमेंट का सपोर्ट मांगते थे, लेकिन अब वो डेटा और टेक्नोलॉजी के को जो है हार्नेस करके जो है अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे मेंटेन कर ली हैं। फिर तीसरा क्या बता रहे हैं फ्रेंड, तीसरा बता रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि इसी डेटा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो गवर्नमेंट हैं वो जो है पैंडमिक के दौरान जो है लोगों के लाइव लोकेशंस को ट्रेस करना और फिर उनके डेटा को जो है गवर्नमेंट के साथ जो है शेयर किया जा रहा है। अगर हम एग्जांपल तौर पर लें, जैसे हमारा अभी इंडिया में ही जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है उसका जो है उसमें भी काफ़ी प्राइवेसी के इश्यूज जो है लाए, लेकिन भी सरकार ने उसमें पूरा डिटेल जो है जारी किया। लेकिन देखिए आप डेटा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही देखिए कितना लोगों का लाइव लोकेशन और जो डेटा है उनका जो है गवर्नमेंट से शेयर किया जाता है, तो इससे भी लोगों का जो है इशू देखने को फ्रेंड्स मिला है। और क्या बता रहे हैं, चौथा क्या इशू बता रहे हैं इसमें कि देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपके टेक जाइंट्स हैं ये जो है जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जो पूरे विश्व में कंट्रीज़ हैं, उनकी पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं कि एक पूरा जियो पोलिटिक जो सिचुएशन है उनको भी उसमें काफ़ी अहम रोल जो है अपनाते हैं, और
नेशन जो आपकी कंट्री है उनको उनके एज अ कह सकते हैं कि उनकी उनको एज अ प्रॉक्सी जो है काम करती हैं फ्रेंड्स। अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो देखिए जैसे यूएस चाइना ट्रेड वार हो गया तो ये भी टेक्नोलॉजी के ही उस पे इश्यूज़ पे था फ्रेंड्स। और अभी देखिए जो हर गवर्नमेंट का जो जैसे जो वहाँ पे एक कंपनी है चाइना में, हवाई कंपनी, जो जिन्होंने जो है 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का जो है उन्होंने कहा था, लेकिन जो यूएसए था उसमें काफ़ी हर कंट्री को ऐसी चेतावनी दे रहा था कि जो आपका हवाई कंपनी है वो चाइना गवर्नमेंट से काफ़ी उनका कोलेबोरेशन है और काफ़ी अच्छा अच्छा उनका वो है, तो वो अपने कंट्री में हवाई कंपनीज़ को 5G टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से जो है प्रोहिबिट करें। लेकिन देखिए अभी इंडिया ने फिर उसको जो है 2019 के अंत में जो है दिसंबर में उसको उन्होंने अलाउ कर दिया। तो देखिए ये भी जो है काफ़ी, देखिए आपका बात करते हैं जो देखिए जो आपका हवाई कंपनी है वो आपका वो भी बिग टेक जाइंट ही है, उन्होंने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था चाइना गवर्नमेंट को, ताकि फिर उन्होंने और फिर चाइना ने भी काफ़ी जो है हर कंट्रीज़ को भी ये सैंक्शन लगाने के लिए भी जो है बाध्य किया था। और देखिए तीसरा एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि जैसे फेसबुक ने भी फेसबुक ने भी क्या कहा था कि जो है कुछ ही साइट को जो है वो एक्सेस करेंगे फ्रीली जो है कराएंगे प्रोवाइड जो मीन्स हर कंट्री में। तो देखिए ये देख सकते हैं कि लेकिन फिर इंडिया ने उसमें कुछ सिक्योरिटी इशूज़ और फिर एक प्रिफरेंशियल इशूज़ भी जो है जाहिर किए, फिर उसको उन्होंने जो है बैकआउट किया। पांचवा इशू क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, पांचवा इशू देखिए बता रहे हैं कि जो आपका ये करंट डेटा सिस्टम है और जो ये टेक जाइंट्स हैं ये तो मतलब उसको उसका इस्तेमाल करके जो अपने कंपनीज में वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो कर लेती हैं, लेकिन जो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको नहीं चेंज करती हैं। जैसा हमने देखा था कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी है जो आपका जैसे हमने देखा था कि उसके इस्तेमाल से फेसबुक ने उसको इशू कर दिया था उनके डेटा को, तो इससे काफ़ी जो है लोगों की प्रिवेसी ब्रीच होती है कि उसमें क्योंकि उसको जो है इलेक्शन के लिए जो है इस्तेमाल करते थे मेनली। तो देखिए ये सब जो है क्या बोलते हैं इसके मेनली इशूज़ हुए आपके डेटा और टेक्नोलॉजी के। तो देखिए डेटा अब देखिए तो लोगों का देखिए इसमें राइट्स भी इन्वॉल्व है, लोगों की प्राइवेसी इन्वॉल्व है, क्योंकि डेटा अगर आप ले रहे हैं तो डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भाई। जैसे अगर आप देखिए आपका डेटा अगर ले लेते हैं, आपकी एज क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है, आप कहाँ मूव कर रहे हैं, आप क्या खाना पसंद कर रहे हैं, आप क्या जो है कपड़े खरीद रहे हैं, तो इन सब के माध्यम से जो है आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। आपको जो है वो उसका इस्तेमाल करके, जैसे मान लीजिए अगर आपको जो है आप कौन सी दवा परचेज कर रहे हैं, आपको कौन सी बीमारी है, इन सब का डेटा वो लेते हैं और फिर जैसे हर हॉस्पिटल वो शेयर करते हैं फ्रेंड, और फिर उससे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं, आपको जो है ऐसे मैसेज आपके फ़ोन पे आते हैं। तो ये सब आपकी प्राइवेसी का बीच हुआ ना, क्योंकि आप अपने चॉइसेस को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप बल्कि जो वो मैसेज दे रहे हैं उसको उसके माध्यम से अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है सेट कर रहे हैं। तो ये आपकी जो प्रायोरिटीज़ है उसका उल्लंघन हुआ ना, जो आपकी प्राइवेसी है उसका उल्लंघन हुआ फ्रेंड्स ना। तो देखिए आप उसको उसके लिए एक प्रॉपर लॉ लाने की आवश्यकता है। तो देखिए ये अगर आपको लॉ लाना है तो मेनली जो आपका डेटा लोकलाइजेशन है, तीन बिंदुओं पे मेनली जो है कोई भी डेटा आपका डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है बनना आवश्यक है। तो आपका डेटा लोकलाइजेशन हो गया फ्रेंड, डेटा रिटेंशन हो गया, और आपका वीकनिंग ऑफ इन्फेक्शन, आपका इंक्रिप्शन कीज, ये तीनों क्या है ये हम जानते हैं फ्रेंड। डेटा लोकलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपनी अगर जो है कोई मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक कंपनी है, ठीक है, तो वो अगर इंडिया का डेटा है तो उसका इस्तेमाल जो है वो जो उसका डेटा है वो इंडिया में भी उसको स्टोर करके रखें। ये आपका क्या होता है डेटा लोकलाइजेशन हुआ। और डेटा डेटा रिटेंशन क्या हुआ फ्रेंड, डेटा रिटेंशन फ्रेंड क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो जो डेटा है उसको आप या तो स्टोर करिए या तो फिर जो है मतलब अगर स्टोर कर रहे हैं इंडिया में, या तो अगर स्टोर नहीं कर रहे हैं उसका फिर आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे उसको डिलीट करें अपने सिस्टम से, ताकि जो है फिर उसका मिसयूज ना कर सकें। चौथा क्या आपका वीकनिंग ऑफ इंक्रिप्शन की, मतलब क्या है इसका कि जो आपका हम जानते हैं कि इंक्रिप्टेड मैसेज है, जैसा देखिए अभी व्हाट्सएप ने क्या है कि अगर आप मैसेज करते हैं तो आपका मैसेज इंक्रिप्टेड होता है, मतलब आपके और जिसको आप सेंड करते हैं उनके द्वारा कोई इसको जो है देख नहीं पाएगा। तो इससे क्या होता है लोगों की जो है प्राइवेसी जो है ठीक रहती है, लेकिन उससे क्या होता है सिक्योरिटी इशूज़ भी उससे होते हैं। मतलब क्या है मतलब कि मान लीजिए कोई भी ऐसा डेटा है जिससे जो है एज अ मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है, जिससे हमने देखा कि मॉब लिंचिंग भी काफ़ी हुई और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है। तो इससे क्या होता है गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल में जो है वो मैसेज कहाँ से मीन्स से निकला है, यहाँ कहाँ से उसका ओरिजिन है वो जो है रिट्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी इशू जो है देखने को मिला, तो ये भी उसको करने की आवश्यकता है। तो इन तीन बिंदुओं पर डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने की आवश्यकता है। लेकिन तो फिर उसके बाद और कंट्रीज भी जो है इसमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाई, जैसा अगर आपका बात करते हैं एग्जाम्पल देते हैं तो GDPR जो आपका यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये अपने उसमें जो है बनाया। तो GDPR क्या है फ्रेंड्स, आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उन्होंने ये जो है अपने यहाँ नियम बनाया है ताकि जो है और फिर क्या कहा है फिर क्लाउड
एक्ट भी बनाया है, क्लाउड एक्ट बनाया है कि यूएसए गवर्नमेंट ने जो है अपने कंट्री बनाया है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे इश्यूज भी जो है इनके देखने को मिले, मतलब जो मेनली अगर हम बात करते हैं कि जो का क्रॉस बॉर्डर डेटा का ट्रांसमिशन हो गया या फिर और भी इश्यूज हैं जैसा कि प्रिवेसी का इशू, तो इन सबको अभी इन्होंने एड्रेस प्रॉपरली जो है सही तरीके से नहीं किया है फ्रेंड्स। अगर हम इस पूरे आर्टिकल को कंक्लूड करें फ्रेंड्स, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो एक डिजिटल इक्विटी है पूरे विश्व में, उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क कर सकता है और उसमें गवर्नेंस किया जा सकता है, ताकि इसका जो है इस्तेमाल जो लोगों का जो एक मीन्स लोगों की जो प्रिवेसी है और जो लोगों का राइट है उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके फ्रेंड्स। और दूसरा कह रहे हैं कि अभी देखिए जो आपके बड़े बड़े ग्लोबल टेक जाइंट्स कंपनीज हैं उन पे एक उनका दायित्व सेट करे सरकार कि क्या उनके दायित्व होना चाहिए, ताकि जो है लोगों की जो एक लोगों का जो एक कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट है उसको जो है ठीक किया जा सके, मतलब उस पर उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर हम बात करते हैं कुछ सुझाव की, क्या क्या सुझाव ये दे रहे हैं, सुझाव ये दे रहे हैं कि ऐसे ग्लोबल नॉर्म लाने की आवश्यकता है जिससे कि जैसे वो आपका गवर्नेंस या फिर प्रिवेसी जैसे हम बात किए उससे बियॉन्ड हो। मतलब क्या है, मतलब जैसा कि जो आपके प्रॉब्लम है मेनली डेटा से जुड़े हुए उसको सॉल्व करें, जैसा कि हमने बात किया कि कंसिस्टेंसी हो, एक इंटर ऑपरेटिबिलिटी हो, प्रिवेसी का इशू हो, सिक्योरिटी, मतलब ये चार इशू। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि एक कंसिस्टेंट डेटा का अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस पर सरकार का जो है रोल हो। उसमें इंटर ऑपरेटिबिलिटी मतलब कि सरकार और जो ये क्या बोलते हैं ये कंपनी है उनके मध्य एक प्रॉपर जो है दोनों का जो है उसमें कोऑर्डिनेशन, ताकि जो है जो लोगों की प्रिवेसी उसको ब्रीच ना हो। और प्रिवेसी हमने बात किया था वही, और सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट की किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी है वो जो है उससे उस पर खतरा ना हो फ्रेंड्स। दूसरा क्या बता रहे दे रहे सुझाव कि पार्लियामेंट को अभी इस समय एक जो अभी हमने देखा था कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे इंडिया में अभी लेकिन वो ड्राफ्टिंग स्टेज पे है, तो उस पर सिलेक्ट कमेटी बैठाई जाए और उस पर पार्लियामेंट में और उस पर गहन जो है अध्ययन किया जाए उस पर, फिर उसके बाद जो उसमें कमियां हैं उसको दूर किया जाए। तीसरा क्या है फ्रेंड, तीसरा ये दे रहे सुझाव कि एज अ इंटरनेशनल बॉडी का एक इस्टेब्लिशमेंट हो, ताकि जो है ये जो आपका डेटा गवर्नेंस है उसमें प्रॉपर एक नियम बने पूरे विश्व में। जिस तरह अभी हम जानते हैं कि जैसा अगर हम बात करते हैं WTO है वो ट्रेड को पूरा एक करता मॉडल, तो उसी प्रकार जो एक डेटा का प्रॉब्लम, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद जो है जो एक डिजिटल इकोनॉमी है और जो डेटा का इस्तेमाल है मेनली ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक्सेसिवली जो है यूज़ होगा पूरे विश्व में। तो ये कुछ सुझाव दे रहे हैं फ्रेंड। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। तो आज हमने जो है 3 आर्टिकल फ्रेंड्स डिस्कस किए। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए फ्रेंड्स, और इसको प्रयास करिए लगाने का, और जो इसके आंसर्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसके आंसर जो है हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।